आज हम निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण ज्ञात करेंगे। इसके लिए शुरुआत कहाँ से करनी है? निरक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है? हमें पहले से पता है कि यदि द्विध्रुव, यह हमारा अगर द्विध्रुव है और इस द्विध्रुव की दिशा में कोई बिंदु न हो, दिशा के अतिरिक्त कहीं भी कोई बिंदु हो, तो उसे हम निरक्षीय स्थिति कहते हैं। अब इस निरक्षीय स्थिति में जो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे, हम ऐसा बिंदु लेंगे जो इसके लंबार्धक के ठीक ऊपर स्थित हो। तो निरक्षीय स्थिति में हम केवल कौन सा बिंदु ले रहे हैं? इसके लंबवत स्थित बिंदु। तो लंबवत स्थित कोई बिंदु P है, उस बिंदु पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। ई का मान कितना होगा? अब इसके लिए हमें प्रारंभ कहाँ से करना है, उस पर आ जाएं। तो यह हमारा द्विध्रुव हो गया। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं C, और इससे लंबवत कहीं कोई बिंदु ले लें यहाँ पर P। इसके लंबार्धक यानी ये इसकी पूरी लंबाई है उसका आधा, उसके आधे को हमने केंद्र माना, वह है C। वहाँ से r दूरी पर एक बिंदु हम ले रहे हैं P। इस बिंदु P पर हमें तीव्रता निकालनी है E। अब इस बिंदु पर तीव्रता निकालने के लिए क्या होगा कि हम प्लस Q आवेश के कारण देखें इस बिंदु पर तीव्रता कितनी है, माइनस Q आवेश के कारण देखें तीव्रता कितनी है, और फिर दोनों को हम क्या करें, बीजगणितीय नियम से जोड़ दें। अब अगर प्लस Q के कारण निकालेंगे तो हम मान लेते हैं कि प्लस Q के कारण जो तीव्रता है वह कितनी है, E1 है। अब E1 की दिशा क्या होगी? यहाँ पे हमने E1 की दिशा प्लस है तो बाहर की ओर होगी, यानी P पे इसकी दिशा बाहर की ओर हो गई। माइनस है तो इसकी ओर दिशा होगी, इसको हम मान लेते हैं E2। और यह मान लेते हैं कि यह जो कोण है यह कितना बन रहा है, थीटा। अब इस चित्र को हम डिटेल में समझते हैं। चित्र में देखिए, ये हमारा एक द्विध्रुव है AB, और इस AB द्विध्रुव का परिमाण सेम है Q, एक माइनस Q और दूसरा प्लस Q। इसका यह लंबार्धक बिंदु C, इससे r दूरी पर ये हमारा बिंदु P है। अब इस P बिंदु पे क्या करना है? Q के कारण तीव्रता निकालनी है और माइनस Q के कारण तीव्रता निकालनी है, और दोनों मानों को निकालने के बाद बीजगणितीय विधि से हमें जोड़ देना है। अब तीव्रता निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? तीव्रता निकालने के लिए हम जानते हैं सूत्र E, दो चीज़ें चाहिए Q और R। तो इन दोनों चीज़ों की गणना हम यहाँ पर कर लें। Q तो पता है, दूरी, तो यह दूरी तो हमें पता है R है, लेकिन इस PB दूरी, यानी यह जो P बिंदु है यह प्लस Q आवेश से कितनी दूरी पे है, यह हमें निकालना होगा, यानी PB की लंबाई हमें निकालनी होगी। हमें पता है ये कोण कितना है, थीटा है। तो यह लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे? और चूंकि यह लंबार्धक है तो जितनी यह लंबाई होगी उतनी ही यह लंबाई भी होगी, यानी माइनस Q से यह P जितनी दूरी पे स्थित होगा उतनी ही दूरी पर प्लस से होगा। तो हम एक के लिए निकाल लें। अब यहाँ पर अगर हम एक ट्रायंगल ले लें CBP, यह जो ट्रायंगल है ये हमने ले लिया, ये है B, ये है आपका C, ये है P, और यह जो कोण है यह कितना है, थीटा। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या क्या पता है। हमें यह पता है कि यह जो दूरी है यह कितनी है, L है। यह दूरी कितनी है, R है। हमें इस PB लंबाई को निकालना है। तो अगर यह थीटा है तो यह समकोण त्रिभुज हो गया, यह जो CB है यह आधार हो गया, यह R लंब हो गया, और यह कर्ण हो गया। तो कर्ण का वर्ग हम जानते हैं लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, या कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर। तो कर्ण PB है तो PB बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग यानी R स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग यानी L स्क्वायर अंडर रूट। तो यहाँ से हमने मान निकाल लिया, लंबाई भी हमें मिल गई। अब Q भी मिल गया, लंबाई भी मिल गई, तो हम E1 का भी मान निकाल लेंगे और E2 का भी मान निकाल लेंगे।
तो पहला कार्य क्या है, अब E1 निकालना और E2 निकालना। अब E1 का मान कितना होगा, E1 किसके कारण था, प्लस Q आवेश के कारण। प्लस Q आवेश के कारण हमने E1 माना था, तो E1 क्या लिखेंगे, 1/4πε0 के, सूत्र क्या होता है 1/4πε0 के Q/R²। तो Q बटे R², तो R का मान कितना था, R का मान था R² प्लस L² पे घात 1/2। ये R का मान था। जब R² करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हो गया तो ये जो घातें हैं ये क्या हो गई, 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो यह कितना बचा, केवल R² प्लस L²। तो यहाँ पे हमने लिख दिया R² प्लस L²। इसी प्रकार E2 के लिए निकालेंगे तो E2 की भी दूरी बिंदु P से समान ही है, तो यहाँ भी हमने लिखा 1/4πε0 के Q बटे R² प्लस L²। अब यहाँ पर देखें तो E1 और E2 दोनों के जो परिमाण हैं वह क्या हैं, समान हैं। यानी जितना E1 का मान है बिंदु P पर उतना ही E2 का मान है। यह मान है E1 का और आपका यह मान है E2 का। और इसके समांतर अगर रेखा खींच दें तो यह दोनों मान हैं। अब बिंदु P पे परिणामी तीव्रता हम कैसे निकालेंगे, अगर चित्र में हमने देखा हो तो ये कुछ ऐसे था चित्र। ये हमारा -Q था, ये हमारा +Q था और यह जो कोण था यह कितना था, थीटा। अब यह थीटा है, यह समांतर रेखा, यह भी समांतर रेखा, तो यह कोण और यह कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी ये कोण थीटा होगा। अब दूरी बराबर थी तो यह कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। अब दो रेखाएं हैं, ऐसे कोई रेखा काट रही है तो यह कोण और यह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। वैसे ही अगर यह कोण थीटा है तो यह कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। तो अब हमें क्या निकालना है, परिणामी तीव्रता E। तो परिणामी तीव्रता E क्या होगी, दो सदिश राशियां हैं, ऐसे समझिए, एक सदिश राशि E1 है, दूसरी सदिश राशि E2 है। तो इन दोनों वेक्टरों का परिणामी क्या होगा, ये भी कोण थीटा है, यह कोण भी थीटा है। तो यही परिणामी हमें निकालना है E। अब E होगा कितना, अब E का मान अगर हमें निकालना है तो इस E1 का हम लंबवत इसको दो घटकों में तोड़ सकते हैं। अगर यह सदिश राशि है तो कोण के साथ जो घटक होता है उसको हम किसके साथ लिखते हैं, जब दो लंबवत घटकों में तोड़ते हैं तो लंबवत वाले को हम लिखते हैं E1 साइन थीटा और थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है उसको हम लिखते हैं कॉस थीटा। तो यानी E दिशा में जो कंपोनेंट होगा E1 का वह कितना होगा, E कॉस थीटा। मतलब क्या हुआ, अगर हम मान निकालें तो इधर E1 का मान इस थीटा के साथ कितना हो गया, E1 कॉस थीटा। अब E2 पे आते हैं, E2 के लिए भी ये कोण थीटा है, इसको भी जब दो घटकों में तोड़ेंगे तो लंबवत वाला साइन थीटा हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, E2 कॉस थीटा। E2 कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। यह दोनों एक ही दिशा में हैं और किस दिशा में हैं, परिणामी की दिशा में। यानी परिणामी का मान क्या हो जाएगा, परिणामी का मान E बराबर E1 कॉस थीटा, हमने जोड़ दिया दोनों को, प्लस E2 कॉस थीटा। E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, यह क्या हो जाएगा, परिणामी। अब E1 हमने निकाला हुआ है, यह E1 है, E2 भी हमने निकाला हुआ है, यह E2 है। अब इन्हीं दोनों मानों को हमें रख देना है, रख करके हमें परिणामी मिल जाएगा। अब परिणामी तीव्रता के लिए क्या हो जाएगा, E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब क्या करना है, E1 E2 हमने पहले से निकाल रखा है, E1 का भी मान हमने निकाल लिया है, E2 का भी मान निकाल लिया है।
तो अब इस E1 और E2 के मान को हम यहाँ पर रख देंगे। E1 E2 के मान को यहाँ पर रखिए। तो E1 का मान कितना था, 1/4πε0 के Q/r² प्लस L²। परिमाण दोनों के बराबर हैं। E2 का मान रखिए, E2 भी क्या है, 1/4πε0 के Q/r² प्लस L² इंटू cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए, यह जो पहला पद है और यह जो दूसरा पद है, इन दोनों के मान क्या हैं, एकदम बराबर और समान हैं। यह कुछ इस टाइप का हो गया जैसे x प्लस x, यानी यह दोनों मान बराबर हैं। तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो x प्लस x 2x। तो सेम वही हमने यहाँ पे नीचे किया। हमने क्या किया, 2x, तो 1/4πε0 के Q/r² प्लस L² इंटू cos थीटा, इतना तो पहले से था। बस यह 2x हो गया, यानी 2 हमने यहाँ पे इसे, यह दूना था तो हमने इसे डबल कर दिया। अब आगे इसे हल करना है। अब जो चीज़ हमें यहाँ पे मान रखनी है वह किसका, cos थीटा। अब इस cos थीटा का मान अगर हम यहाँ पर रख दें तो लगभग हमारा यह प्रूफ सॉल्व हो जाएगा। cos थीटा का मान हम कहाँ से लाएंगे। अब cos थीटा के मान के लिए हम फिर से चित्र पे चलते हैं। आप लोग रिवाइंड करके चित्र पे देख लीजिएगा। चित्र क्या था, अगर आपको थोड़ा सा रिमाइंड हो तो आप ध्यान दें। यह था बिंदु C, यह था P और यह था आपका बिंदु B। ये कोण था थीटा, यह लंबाई थी L, ये था R और यह मान था r² प्लस L² का। अब यहाँ पर देखिए, हमें cos थीटा निकालना है। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये हम लोगों ने मैथ में त्रिकोणमिति में सूत्र पढ़ा है। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर आधार, आधार कितना है CB, कर्ण कितना है PB। तो ये दोनों मान हमने रख दिए। CB का मान, यह जो लंबाई है कितनी है L, यहाँ पे हमने L रख दिया। अब कर्ण कितना है, √r² प्लस L²। चाहे इसको ऐसे लिखिए, चाहे आप लिखिए r² प्लस L² पे घात 1/2। तो cos थीटा का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया। अब करना क्या है, बस इसी cos थीटा के मान को जहाँ पे cos थीटा है वहाँ पर हमें रख देना है और रख करके इसे हल कर लेना है। अब cos थीटा का मान रख देते हैं। cos थीटा का मान रखिए यहाँ पर। तो यह cos थीटा का मान था, ये cos थीटा का मान हमने यहाँ पर रख दिया। 1/4πε0 के Q/r² प्लस L², इतना पहले से था, इंटू 2 cos थीटा। तो 2 cos थीटा के स्थान पे हमने क्या रख दिया, L/r² प्लस L² पे घात 1/2। अब इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें मिला Q इंटू 2L। Q इंटू 2L अगर आपको याद हो तो यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो Q इंटू 2L विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इसको हम किससे दिखाते हैं, P से दिखाते हैं। तो जहाँ पे Q इंटू 2L था उसके स्थान पे हमने क्या रख दिया, P रख दिया। अब नीचे आते हैं। नीचे दो चीज़ें हैं, एक यह जो ब्रैकेट है सेम है r² प्लस L² और यह भी है r² प्लस L²। तो यदि r² प्लस L² को हम x मान लें तो x पे कोई यहाँ पर एक घात है तो हमने 1 मान लिया, इंटू दूसरा जो r² प्लस L² है उस पे घात कितनी है 1/2, यानी 1/x पे घात 1 धन x पे घात 1/2। तो इसको हम हल कैसे करते हैं, अगर यह समान है तो यह जो दोनों घातें होंगी वह क्या होंगी, जुड़ जाएंगी, यानी दोनों घातों का मान जुड़ जाएगा। यानी x पे घात 1 + 1/2 और 1 + 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, यानी x पे घात कितनी हो जाएगी 3/2। और x हमने कितना माना था, x हमने माना था r² प्लस L² को। तो r² प्लस L² पे घात कितनी आ गई 3/2। अब जो हमारा विद्युत द्विध्रुव होता है वह
उसके बीच की दूरी बहुत ही कम होती है। यह जो दूरी होती है यह बहुत ही कम होती है और जो बिंदु स्थित होता है वह उसकी तुलना में काफ़ी दूरी पर होता है। तो इस दूरी की तुलना में यह जो द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है यह बहुत ही कम होगी। अगर यह बहुत कम होगी तो इस r की तुलना में हम इस यल को नगण्य मान सकते हैं, क्योंकि यह जो यल है यह r से बहुत छोटा होगा और बहुत छोटा होगा तो हम इसे नगण्य मान लें। अगर हम इसे नगण्य मान लेंगे तो क्या होगा, नगण्य मान लेने पे यहाँ पर जो यल था यह यल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर जीरो हो गया तो क्या बचा, नीचे r² बचा ब्रैकेट में केवल, और ऊपर जो घात बची वह कितनी बची, 3/2। तो 2 इंटू 3/2 हो जाएगा और आपका ये 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, केवल r पे घात 3। तो जो नीचे का ब्रैकेट था वह सॉल्व होकर के उसकी वैल्यू कितनी आ गई, r पे पावर 3। तो हमें निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक सूत्र मिल गया, क्या, E बराबर 1/4πε0 के P/r³। अब यदि वायु या निर्वात हो तो क्या होगा, वायु हो अथवा निर्वात हो तो उस स्थिति में क्या होगा, k बराबर 1। तो अगर है यहाँ पे हम क्या रख दें, k बराबर 1 रख दें, तो k बराबर 1 रखने पे सूत्र बनेगा E बराबर 1/4πε0 P/r³। तो यह हमने निकाल लिया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के कारण किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में हमने मान निकाल लिया। अब अगर आपको याद हो तो अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वह कितनी थी, 1/4πε0। अगर हम मान लेते हैं k बराबर 1 है तो उस स्थिति में 1/4πε0 2P/r³। यह कब था, अच्छी स्थिति में, और यह कब है, निरक्षीय स्थिति में। क्या दोनों में कोई अंतर है, अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में अंतर है। किसका अंतर है, इस 2 का अंतर है। 2 के अंतर का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो इस 2 को छोड़ दें तो 1/4πε0 के P/r³। 1/4π यह क्या है, यह लंबवत स्थिति में यानी निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम अक्षीय स्थिति को मान लीजिए ई पैरेलल से दिखाएं और निरक्षीय स्थिति को हम ई लंबवत से दिखा दें, अक्षीय को हम पैरेलल से दिखा रहे हैं और निरक्षीय को हम किससे दिखा रहे हैं, ई लंबवत से, तो अक्षीय का मान निरक्षीय से 2 गुना ज़्यादा होता है। यानी अच्छी स्थिति में अगर उतनी ही दूरी पे बिंदु है तो तीव्रता कितनी होगी, जितनी भी तीव्रता होगी अगर उतनी ही दूरी पे हम लंबवत चले जाएं तो तीव्रता क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। यानी समान दूरी के लिए अक्षीय स्थिति में तीव्रता निरक्षीय स्थिति की 2 गुनी होती है। यानी अगर हम विद्युत द्विध्रुव की दिशा में होंगे तो उतनी ही दूरी के लिए तीव्रता हमें अधिक मिलेगी, और जबकि लंबवत अगर हम चले जाएंगे तो जो तीव्रता का मान है वह हमें कम मिलेगा। तो ये आपका निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का पूरा प्रूफ है।